Very good morning, students. Welcome to the economics class. We were on the chapter number 5, theory of demand, and we have covered a few topics: concept of demand, quantity demanded, what is demand schedule, what is individual demand, and what is market demand. So, we have covered almost 3 to 4 topics in our first class of this chapter. Today, we are going to start with the demand curve and what is the slope of demand curve. तो डिमांड कर्व बेसिकली क्या होता है, जैसे कल हमने पढ़ा था डिमांड शेड्यूल के बारे में, जो एक ऐसा टेबल होता है जिसमें प्राइस और डिमांड के बीच में, क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशन बताया हुआ है। जैसे 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 प्राइस बढ़ेगा किसी भी कमोडिटी का, वैसे वैसे उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो कंज्यूमर कम करता जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से उसी टेबल को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, then we form a demand curve. ठीक है, तो demand curve is basically a graphic presentation of demand schedule expressing the relationship between different quantities of a commodity at different possible prices. Like demand schedule, concept of demand curve includes individual demand curve and market demand curve. तो जिस तरीके से हमने demand schedule में इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल पढ़ा था, उसी तरीके से हम डिमांड कर्व में इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है, जब हम सिर्फ एक कंज्यूमर के डिमांड के बारे में बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर कंज्यूमर या एक पर्टिकुलर बायर अलग अलग प्राइजेस पे, डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पे कितनी कमोडिटीज़ जो है, कितने यूनिट्स ऑफ कमोडिटीज़ जो है वो परचेज करना चाहता है। ठीक है, सो इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ कर्व showing different quantities of a commodity that one particular buyer is ready to buy at different possible prices of the commodity at a unit of time. So suppose if we talk about the onions, ठीक है, अभी अगर अनियंस का रेट जो है वो 50 रुपीज़ पर केजी है, तो वो जो है 5 kg कंज्यूम करेगा। ठीक है, पर अगर वो बढ़ के 50 से 60 रुपीज़ पर केजी हो जाएगा, तो उसकी जो डिमांड है वो 5 kg से 4 kg पे शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसकी इनकम जो है वो कांस्टेंट है, उसकी इनकम नहीं बढ़ रही। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि वेन एवर वी ड्रॉ डिमांड स्केड्यूल और वेन एवर वी रीड अबाउट द डिमांड कर्व, तो हम ये मान के चलते हैं दैट देर इज़ ओनली चेंजेस इन द प्राइजेस। इनकम उतनी की उतनी ही है, सिर्फ प्राइजेस चेंज हो रहे हैं। तो अगर उसी इनकम में कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो आपकी जो डिमांड है उस पर्टिकुलर कमोडिटी की वो कम होती जाएगी। तो व्हेन द प्राइस ऑफ अनियन इज़ 50 रुपीज़ पर केजी, देन यू डिमांडेड 5 kg ऑफ अनियन, बट व्हेन इट राइज टू 60 रुपीज़ पर केजी, तो आपकी जो यूनिट्स हैं वो कम हो जाएंगी, आप 5 kg से 4 kg पे आ जाओगे। एंड फर्दर वो जैसे जैसे जो है 60 से 70 रुपीज़ पर केजी हो जाएगा, 80 रुपीज़ पर केजी हो जाएगा, तो आपकी डिमांड जो है सब्सटैंशियली पर केजी जो है कम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व इन्होंने शो करा है। हम हमेशा जब भी हम डिमांड कर्व बनाएंगे, हम हमेशा प्राइस जो है वाई एक्सिस पे लेते हैं और एक्स एक्सिस पे होता है क्वांटिटी। ठीक है, डी जो है इट सिग्निफाइज द डिमांड कर्व। ठीक है, एंड एज यू कैन सी दैट डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट इज गोइंग डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो why it is downward sloping? As I've already told you that price and quantity demanded, they both have an inverse relationship. So because of this inverse relationship or negative relationship, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड का जो डिमांड कर्व होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, वो हमेशा नीचे जाएगा। ठीक है, सो इन दिस डायग्राम क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी इज शोन ऑन एक्स एक्सिस एंड प्राइस इज ऑन वाई एक्सिस। D is the demand curve. It is the graphic presentation of individual demand schedule. अगर हम इसकी ऑब्जर्वेशन पढ़े, ये जो ग्रीन टेबल में दिया हुआ है, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड, इट शोज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो जब अगर आप देखें वाई एक्सिस पे, जब हमारा प्राइस 4 है तो हमने 1 यूनिट्स जो है कंज्यूम करी, क्योंकि प्राइस ज़्यादा है। फिर जब प्राइस कम हो गया, 3 पे आ गया, तो हमारी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी जो है वो टू पे चली गई। जब हमने और कम करा प्राइस, तो हमारा यूनिट जो है वो 3 पे चला गया। एंड जब हमारा प्राइस 1 हो गया, ₹1,
तब हमने 4 यूनिट्स ऑफ कमोडिटीज़ कंज्यूम करी। तो जैसे जैसे हमारा प्राइस कम होता गया हमारी यूनिट्स ऑफ कमोडिटीज़ बढ़ती गई। ठीक है, तो जो अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास जो कर्व आता है दैट इज़ known as demand curve, and demand curve slopes downward from left to right, which indicates the negative relation between the own price of the commodity and its quantity demanded. Higher price, जितना ज़्यादा price होगा उतना ही ज़्यादा fall होगा in the quantity that is being demanded, and जैसे जैसे price कम होता जाएगा there would be a rise in the quantity demanded of the commodity. ठीक है, now there are this was individual demand curve which talked about only one single buyer. Now if we talk about the market demand curve, तो market demand curve जो है वो जितने भी buyers हैं market में उन सबकी demand को add करके हम market demand curve तक जो है पहुँचते हैं। तो it is the horizontal summation मतलब हम सारे के सारे जितने भी buyers हैं हमारी market में उनकी demand को particularly add करते चलेंगे, जिससे जो है इंडिविजुअल जितने भी इंडिविजुअल डिमांड कर्व होंगे उन सबको हम ऐड करते चलेंगे एंड देन वी विल गेट आवर मार्केट डिमांड कर्व। तो इसमें हम बेसिकली क्या देखते हैं कि जितनी भी इसमें भी अगेन वही सेम चीज़ जो है इंडिकेट होती है दैट वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज दैट द बायर्स इन द मार्केट आर रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस। सो एज यू कैन सी यहाँ पे इन्होंने जो वो दिया है डायग्राम दिया है, फिगर दिया है, इसमें जो फिगर ए है दैट गिव्स अस द डिमांड कर्व ऑफ ए। बी में बी एक कंज्यूमर है उसका डिमांड कर्व हमें दे दिया गया है। सो यू कैन सी कि ए डिमांड कर्व तो वही सेम है जो अभी हमने पढ़ा था। बी में जब प्राइस 2 है तब जब प्राइस 1 है तब ही इज़ कंज्यूमिंग 5 यूनिट्स ऑफ कमोडिटीज़। जब प्राइस बढ़ के 2 हो गया तो उसने अपनी कमोडिटीज़ कम कर ली, ही केम टू 4 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। जब प्राइस 2 से 3 हो गया तब उसने यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को और कम करके 3 पे आ गया, एंड जब 3 से 4 हो गया तो फर्दर उसने जो है 2 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी जो है कंज्यूम करी है। तो हमें ए और बी की इंडिविजुअल डिमांड कर्व पता चल गई। अब हम इसको जब हॉरिजॉन्टली ऐड करेंगे इन दोनों के डिमांड कर्व्स को तो हमारे पास मार्केट डिमांड कर्व आ जाएगा। तो नाउ यू कैन सी कि ए जो है जब प्राइस 1 था तब वो 4 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम कर रहा था। यहाँ पे प्राइस 1 पे कंज्यूमर ने कुछ भी कंज्यूम नहीं किया। ठीक है, जब प्राइस 1 था, सॉरी, अगर हम इसको प्राइसेस के अकॉर्डिंग देखें तो व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी 1 व्हेन द प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर कमोडिटी इज ₹1, तो ए कंज्यूम कर रहा है 4 यूनिट्स और बी कंज्यूम कर रहा है 5 यूनिट्स। तो इसके बेसिस पे अगर हम इनको ऐड करते चलेंगे तो जब प्राइस 1 है तो दोनों की कमोडिटीज़ को अगर हम ऐड करते चलें तो उस तरीके से मतलब हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक फिगर आ जाएगी। हॉरिजॉन्टली हमको बेसिकली ऐड करना है इनके टेबल को, और जब हम ऐड करेंगे तो जब न्यू टेबल फॉर्म होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास मार्केट डिमांड कर्व आ जाएगा। सो ए एंड बी आर टू बायर्स इन द मार्केट। एज डिमांड कर्व इज figure 2a is the A's demand curve and figure 2b is B's demand curve. 2c is the market demand curve. When price is 1 unit, A demands 4 units and B demands 5 units. So accordingly जो market demand है ₹1 पे वो 9 हो जाएगी as you can see there। ठीक है, जब when the price is 1, likewise when price is 4 market demand is 1 plus 2। तो जब प्राइस 4 हो गया था तो ए ने 1 यूनिट्स कंज्यूम करे और बी ने 2 यूनिट्स कंज्यूम करे, तो 1 plus 2 gives you 3 यूनिट्स। ठीक है, तो उसके बेसिस पे जो है हमारा मार्केट डिमांड कर्व जो है वी कैन मेक। हम मार्केट डिमांड कर्व यू ऑल्सो इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, क्योंकि उसमें भी इनवर्स रिलेशनशिप इंडिकेट हो रहा है बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, सो दिस इज द मार्केट डिमांड कर्व। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। स्लोप अगेन कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम कैसे पहुंचेंगे किसी भी डिमांड कर्व में। तो एज यू कैन सी इन फिगर 3
ये हमें डिमांड कर्व गिवन है, डी डैश इज आर डिमांड कर्व, 2 पॉइंट्स है ए एंड सी. So how do we reach from point A to point C? There would be some change in price and then there would be some change in quantity. उसके बेसिस पे जो है हमें हमारा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व पता चलेगा. तो since we know that demand curve is downward sloping, which indicates the negative relation between the price and the quantity demanded, तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व जो है उसके आगे जो है एक छोटा माइनस का साइन लगेगा बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव रिलेशनशिप, एंड देयर वुड बी चेंज इन प्राइस ड्यू टू change in quantity change in price corresponding to the change in quantity demand. तो अगर हम इसकी definition पढ़ें तो it shows the ratio between change in price corresponding to the unit change in quantity demand of the commodity. Unit demand of a commodity, and negative sign basically indicates the negative relation between price and the quantity demanded of a commodity, and a straight line demand curve d dash is drawn indicating a linear demand function. तो यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया था. स्लोप फाइंड आउट करने का मतलब होता है कि एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट तक कैसे पहुँचते हैं. तो अगर हम एक डिमांड कर्व है डी डैश, तो उसमें 2 पॉइंट्स गिवन है ए और सी. तो हम ए से सी पे कैसे पहुंच रहे हैं. ए से सी में पहुंचने के लिए कुछ प्राइस में चेंज आया, कुछ क्वांटिटी में चेंज आया, और तब उसके अकॉर्डिंग जो है हम इन 2 पॉइंट्स को कवर कर पाए. सो इट इज़ बेसिकली द चेंज इन प्राइस ड्यू टू और कॉरेस्पॉन्डिंग टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है. और बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव रिलेशनशिप यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा. तो इट इज़ कॉन्स्टेंट एट ऑल गुड्स ऑफ द एट ऑल पॉइंट्स. बिकॉज डी डी डैश इज़ अ लीनियर स्ट्रेट लाइन, तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. मतलब आपका जो स्लोप है वो अलग अलग पॉइंट्स पे सेम आएगा. ठीक है. नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इज़ डिमांड फंक्शन. कि डिमांड फंक्शन बेसिकली एक अलजेब्रिक या मैथमेटिकल रिलेशनशिप बताता है कि डिमांड पे और कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं, किस किस पे जो है डिमांड डिपेंड करता है रादर देन अपार्ट फ्रॉम प्राइस. ठीक है. तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी हम कह सकते हैं एक तो डिपेंड करता है ऑन द प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, उसके बाद वो डिपेंड करता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एंड ठीक है. इसके अलावा देर आर वेरियस अदर डिटर्मिनेंट्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, सो इंडिविजुअली डिमांड डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, जो खुद की उसका प्राइस है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स जिसे पी आर में इंडिकेट किया गया है, देन देर इज इनकम दैट इज बिन डिनोटेड बाय वाई, देन देर इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, एंड देन लास्ट इज द एक्सपेक्टेशन. So these are the 5 determinants of the demand function. So I will be covering these 5 determinants of individual demand function and market demand function in our next class. So that was all for today. Please watch the video carefully, try to understand each and every concept, and then read the content of the book. And then again, if you have any doubt, just let me know. Thank you.